ओके, तो आई थिंक लॉन्ग आंसर्स होमवर्क में दिए थे, कुछ डाउट्स हैं उनमें? यस सर। ओके, पूछो। सर 15th। 15th। ओके, कह रहा प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल cos A इज इक्वल टू, बेसिकली कोसाइन लॉ होता है, शायद 11th की बुक के बैक साइड में देखा हुआ, या फिर मेंस वगैरह के लिए पढ़ा हुआ, तो ये कोसाइन लॉ पढ़ा होगा। साइन लॉ होता है, कोसाइन लॉ होता है, सबको पता है ना। तो ये यस। हमें प्रूव करना है, और वेक्टर चैप्टर में तो वेक्टर की हेल्प से प्रूव करना है। तो स्क्वायरिंग है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और उसके स्क्वायर से कुछ होगा। ए डॉट ए स्क्वायर होता है। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, उसका एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और तीसरा वेक्टर है सी। किसी भी क्लोज्ड फिगर के लिए ये फंडा तो पता ही होगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी इस तरफ वाला ऐसा आ जाएगा, एंड देन सी एंड माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। वी नीड स्क्वायरिंग, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या इसी का डॉट खुद से ले लो। तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये भी 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो ये आ जाएगा ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और बाकी फिर वो 2 वाले आ जाएंगे, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यही आएगा ना वैसे। होल स्क्वायर ही होगा, ए डॉट बी बी डॉट ए, ठीक है, ये आएगा। नाउ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बेसिकली साइड का स्क्वायर ही तो है। तो इस साइड की लेंथ, अगर हम ए, इस साइड की लेंथ को बी और इस साइड की लेंथ को, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया ये। यस सर। 2 टाइम्स इसको हमें आंसर में चाहिए, सपोज cos थीटा भी चाहिए और BC चाहिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें 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 सिर्फ बी डॉट सी चाहिए होगा, सो दैट BC cos थीटा बन जाए। कुछ मिस हो रहा है कहीं, ए डॉट बी को, अच्छा 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 अच्छा, आई थिंक एक साथ नहीं करना चाहिए, फिर ये अलग अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें एक साइड अलग से चाहिए। सिर्फ बी डॉट सी आए तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी डॉट सी चाहिए ना, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो इससे जो जैसा हमें चाहिए वैसा आ जाएगा। पहले जो हमने लिखा था उसको गलत नहीं लिखा था, बट उससे रेलेवेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। स्क्वायरिंग करोगे यहाँ तो ए स्क्वायर ही बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बनेगा, और जिसको मैं साइड स्क्वायर लिख ले रहा हूँ इज इक्वल टू, यहाँ करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस तो गायब ही हो जाएगा स्क्वायरिंग में, प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी आ जाएगा, यस सर। प्लस सी डॉट बी प्लस सी है, तो विच गिव्स अस 2b डॉट सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो जो चाहिए था कुछ कुछ वैसे ही आ रहा है, बस माइनस का उल्टा दिख रहा होगा। देखो हमें ये तो चाहिए था कि कॉज ए में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस आ जाए और ए स्क्वायर माइनस, तो सिर्फ माइनस का फर्क दिख रहा है, वो देखना आगे कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। नाउ बी डॉट सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जिसको मैं बी लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी जिसको मैं सी लिख रहा हूँ, एंड कॉस थीटा, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी। देखो बी और सी के बीच का एंगल क्या, ये वाला एंगल है, यस सर। ठीक है। तो अगर ये एंगल हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, या ए से कर, ए के सामने वाला ये एंगल अगर हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ये पाई माइनस ए 180 माइनस ए हो जाएगा? यस सर। यस सर। कॉस पाई माइनस ए हो गया, और देखो जो माइनस की कमी हमें लग रही थी वो माइनस हमें यहीं से मिल जाएगा। देखो क्या हो गया, ये 2BC, और कॉस पाई माइनस से होता है माइनस कॉस है, तो माइनस 2BC कॉस है, ठीक है। आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट।
बस माइनस से मल्टीप्लाई करो और बाकी बीसी को नीचे ले जाओ, माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड यही हमें चाहिए था, cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है। Yes. अच्छा सर, हाँ एक क्वेरी इसी के अंदर थी पूछो। कि बहुत पहले आपने जब तीनों का जब स्क्वायर करके समथिंग इक्वल्स टू 0 बनाया था, और अभी अगर मैं आरएचएस को अगर मैं एलएचएस पे ले जाके एक नया समथिंग इक्वल्स टू 0 कहता हूं, तो पिछला वाला और ये वाला सेम है क्या? ऑफ कोर्स, जो चीजें इक्वल हो तो हर जगह इक्वल है। मतलब तुम पता है क्या पूछ रहे हो कि अगर ऐसे लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या ये दोनों सेम है? इक्वल है। मतलब अगर तुम इक्वल कहना चाह रहे हो भाई, अगर दोनों ही 0 के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल ही होंगे ना। अच्छा, नहीं फिर पूरी ये तो वेरिएबल्स हैं, पर ये सारे सारे कांस्टेंट से मिले हुए बने हैं, पर तब भी इतनी डिफरेंट क्यों आ रही है? क्या डिफरेंट आ रही है? ये देखो एक्सप्रेशन उस डिफरेंट फॉर्म में है। वो जो हमने लिखा था उसमें देखो कॉम्बिनेशन डॉट में a डॉट b भी था, b डॉट c भी था, c डॉट a भी था। इस वाले में ऐसा नहीं है, तो चीजें आपस में बस चेंज हो गई, कॉज आ गया, वहां तीनों एंगल के कॉज आते हैं। अच्छा, तो आइडेंटिटीज के थ्रू बहुत सारे एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन में चेंज हो सकते हैं ना। तो डोंट फाइंड सच कनेक्शन, देयर इज नो सेंस ऑफ इट हियर। नहीं मतलब एग्जाम में एकदम से ना माइंड क्लिक होगा कि नहीं, पता होना चाहिए पहले से, ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए, तभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम लोग वेक्टर की क्लास में तो आया नहीं हो, करनाल, भदौरिया, आदित्य राय, 3D कहाँ से समझ में आएगा तुम्हें? कुछ क्लासेस देखी या प्रैक्टिस की है? यस सर। बाकी यस सर। यस तो सब में बोल दो। एग्जाम कब तक था तुम लोगों में? सर खत्म हो गए, मंडे को लास्ट था। अच्छा, कैसा हुआ मैथ का? कोई किसी ने कुछ बताया नहीं, पेपर कैसा आया, कैसा हुआ? सर वो चल रहे थे ना, सही हुआ सर मैथ। कैसा हुआ पेपर? सर अच्छा ठीक हुआ। हुआ। बताओ कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर पता नहीं सर। शेयर करना रिजल्ट जब आए। नोट कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट आउट 17. क्या? 17. 17? Yes, sir. कह रहा show that area of parallelogram whose diagonals are given by a vector and b vector is a cross b by 2. Also find the area of parallelogram whose diagonals। एक बार फॉर्मूला मिल जाएगा, फिर तो बस क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, शो करो कि उसका जो एरिया होगा, अगर हमें डायगोनल्स पता है। देखो पैरेललोग्राम की अगर साइड्स पता होती है तो एरिया निकल आता। Yes, sir. पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से निकल आएगा। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए क्रॉस बी, ट्रायंगल का डबल ही तो होता है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा सीधे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अभी हमें साइड्स नहीं दे रखी हैं, डायगोनल्स दे रखे हैं। तो देखो डायगोनल्स और साइड में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? इफ यू ऑब्जर्व, डायगोनल है ए और दूसरा डायगोनल है बी। तो साइड से हमें फॉर्मूला पता है, किसी तरह डायगोनल्स और साइड में कनेक्शन बैठा लें तो बात बन जाएगी। तो क्या हम यहाँ से देख सकते हैं कि यार साइड्स का सम ही डायगोनल है? वो तो वैसे भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा ही है हमने, डायगोनल से सम ही तो आता है। तो साइड को अगर हम मान लें, क्या नाम देते हैं, पी क्यू मान लेते हैं, मान लें साइड पी और क्यू है। तो एक्चुअली में व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, क्या हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि पी क्रॉस क्यू क्या आएगा? ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब देखो यहाँ रिलेशन क्या है कि P प्लस क्यू ए वेक्टर हो जाएगा, और दूसरा डायगोनल ऑब्जर्व करो तो P प्लस ए देखो क्यू बन रहा है, दूसरा डायगोनल में P प्लस ए ट्रायंगल लॉ से देखो बन रहा है क्यू। कोई दूसरा एरो बना देगा दूसरे से बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इवेंचुअली हम बोल सकते हैं कि नहीं P प्लस ए नहीं B है ना, B.
p प्लस बी क्यू बन रहा है, तो b हो गया q माइनस p, या p माइनस क्यू भी लिख दो, अगेन कोई फर्क नहीं, अल्टीमेटली हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ये देखने में अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ हम p और q की वैल्यू चाहे तो निकालना है डायरेक्टली, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या p की वैल्यू आ जाएगी, q और माइनस q कैंसिल, p वेक्टर आ जाएगा a प्लस b अपॉन 2, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो q वेक्टर आ जाएगा, तो q वेक्टर आ जाएगा a माइनस b अपॉन 2, ठीक है। बस हमें p क्रॉस q निकालना है, क्रॉस करोगे तो 1/4 तो बाहर, और a प्लस b क्रॉस लेना है इसका a माइनस b से, अब आराम से 1 बाय 1 कर दो, a क्रॉस a क्या हो जाएगा, 0. 0, किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस 0 होता है, एक हो गया माइनस a क्रॉस b, फिर b से करेंगे तो प्लस b क्रॉस a, और फिर b क्रॉस b 0 हो जाएगा, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, इसी का मॉड लेना है। मैं प्रूफ क्या करना था वैसे, कि a क्रॉस b बाई 2 है, ठीक है। तो ये देखो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b को हम b क्रॉस a लिख सकते हैं क्या, यस Yes. b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a हो गया 2 टाइम्स b क्रॉस a, 2 और 4 कैंसिल, इसका मैग्नीट्यूड आंसर है, एरिया तो मैग्नीट्यूड होता है ना, 2 और 4 कैंसिल कर देना, यही चाहिए था। b क्रॉस a और a क्रॉस b दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, तो b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड इज सेम एज a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, सर हाँ क्या कहते हैं, वो पिछले वाले क्वेश्चन में कोसाइन लॉ कहाँ पे हुआ था प्रूफ, मतलब कोसाइन लॉ कहाँ पे लग रहा था, यहाँ पर लग रहा था मतलब, आपने कहा था कि कोसाइन लॉ लगेगा उस वाले में, पिछले वाले में। नहीं मैंने कब कहा, कोसाइन लॉ प्रूफ कर रहे थे हम, वही तो क्वेश्चन था। एक सेकेंड, सॉरी, कोसाइन लॉ होता है, वो 12th के सिलेबस में नहीं है, मैंने शुरू में ये कहा था कि तुम लोगों को पता होगा अगर तुम लोग तैयारी कर रहे हो। वही अल्फा, सॉरी, a बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू b बाय साइन बीटा इक्वल्स टू, वो साइन लॉ होता है। अच्छा, तो सर वैसे क्या होगा कोसाइन लॉ, प्लीज बता दो। अरे जो हमने किया है क्वेश्चन में कोसाइन लॉ ही अच्छा था। वही होता है, हाँ। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, और कोई डाउट बच रहा है? No, sir. No, sir. ओके, नो, तो नेक्स्ट वी हैव आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज 3D। 3D काफी कुछ वेक्टर जैसा है, कुछ चीजें एडिशनल आ जाएंगी, तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वेक्टर में हमने वेक्टर का डायरेक्शन पढ़ा था, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ऐसे ही 3D में हम लाइन की बात कर रहे हैं, और लाइन का अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो जैसा कोई लाइन है तो उसके अलोंग वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही लाइन का डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल Yes. सेम पढ़ना ले जाएंगे, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, उसको हम एल एम एन लिख लेते हैं, और इसके इसी के प्रोपोर्शन में कोई वो हो तो उसको ए बी सी डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, लाइन जो एंगल बनाती है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, ये सारी बेसिक चीजें यहाँ भी वैलिड है जो वेक्टर में वैलिड थे, ठीक है। किसी लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही b अपॉन और ऐसे ही c अपॉन, ठीक है। लेट्स सी, सीधे इक्वेशन पे आ सकते हैं क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना होगा तो सेम चीज, अगर हमें लाइन के अलोंग डायरेक्शन पता है तो वी नो वेक्टर अलोंग द लाइंस, एंड दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है हमें यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, यूजली a डॉट b Yes. अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल लेंगे। सीधे इक्वेशंस की बात करते हैं, तो ये चीज जो नई है हमारी 3D में कि हमें लाइंस और प्लेन्स की इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन हम सीखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a given point, point A and parallel to a given vector B। कोई लाइन है जिसमें पॉइंट A लाई करता है, दिस इज पॉइंट A एंड इट इज पैरेलल टू वेक्टर B। अभी मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, इस बार रिवीजन है, डायरेक्टली याद रखो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B,
याद है सबको? जिनको नहीं याद है वो फॉर्मूले याद कर लें, लास्ट टाइम आ गया है, सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे वो क्वेश्चन करने हैं। यही इक्वेशन अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है, याद है क्या? तो वो x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 x माइनस अपॉन x2 माइनस x1 मतलब y माइनस y1 अपॉन b इज B इक्वल टू z Z माइनस minus Z1 upon C. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। लाइन के सिर्फ दो ही फॉर्म है, एक तो गिवन पॉइंट से जा रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है। दूसरा फॉर्म क्या है? सिमिलर ही है कि लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन है, तो किसके पैरेलल है उसकी हमें जरूरत ही नहीं, हम खुद से निकाल लेंगे। अगर इन दो पॉइंट से लाइन जा रही है तो क्या हम इसके अलॉन्ग वेक्टर निकाल सकते हैं? क्या ये b माइनस ए वेक्टर हो गया? यस सर। तो डायरेक्शन इस बार गिवन नहीं, बट हमने खुद से निकाल लिया। अब दो पॉइंट पता है, उससे डायरेक्शन मिल ही जाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन उस केस में क्या हो जाएगी? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन पता है b माइनस ए। एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में? x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन, जैसे दो पॉइंट a और b वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, अगर कार्टेशियन फॉर्म में होंगे तो यही पॉइंट लिखे होंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2। कार्टेशियन फॉर्म में हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म भी जानते ही थे, तो फॉर्म का सिर्फ फर्क है सेम चीजें ही। तो x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन इसमें क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। किसी को कोई बेसिक चीज समझ नहीं हो, भूल गया हो, तो हो सकता है मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले लिख दिए हैं। स्टिल किसी को लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ याद करना था, कुछ कुछ चीजें भूल गए हैं, तो आस्क, आई विल टेल नाउ। हाँ सर। ये जो इसमें एबीसी क्या है? किसमें? फर्स्ट वाले में सबसे नीचे एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं बी के। अच्छा, बी वेक्टर इज डिफाइंड एज LMN जो हम लेते हैं। AI। हाँ बस वो LMN होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, अब यूजुअली बुक में ऐसा लिखा होता है ये दोनों बी अलग होते हैं। लेफ्ट में जो लिखा है वो बी वेक्टर है, ये बी एक नंबर है, दे आर नॉट सेम, बट रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है, तो हम ऐसा ही कर देते हैं। और एक बार सेकंड का केस समझाना, वो ऊपर जो आपने बना रखी है लाइंस। पहला केस है जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन होगा लाइन पे, और लाइन किसके पैरेलल है ये गिवन होगा। तो जो पहला केस है उसमें लाइन ए पॉइंट से जा रही है और बी के पैरेलल है। दूसरे केस में ए और बी से जा रही है, तो हमने खुद से निकाल लिया कि लाइन का डायरेक्शन क्या है। पैरेलल का मतलब क्या है? उस डायरेक्शन ही दे रखा है लाइन का, अलोंग द बी ही तो होगी लाइन हमारी, अगर बी के पैरेलल है तो। यस सर। ठीक है, इसमें रिवर्स चीजें भी याद रखो कि कभी ऐसी इक्वेशन लिखी है, मान लो तुमने ये इक्वेशन देखी, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये एक लाइन की इक्वेशन लिखी है जो कि इस पॉइंट से जा रही है, x1 y1 और z1, एंड ये उस लाइन का डायरेक्शन है या इसके पैरेलल लाइन। ठीक है, कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हम इन तीनों को किसी लैम्डा के इक्वल रख देते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, बट ध्यान रखना कि कई बार हमें एग्जैक्टली पॉइंट चाहिए होते हैं, तो सबको हमें कॉमन वैल्यू के इक्वल रख के क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर ओनली टू इक्वेशंस ऑफ लाइन जो हमारे सिलेबस में है। अब देखो ये छोटी चीज है, ये हर कोई सीख सकता है, इस पे छोटा क्वेश्चन हो सकता है, आ जाए 1 नंबर का 2 नंबर का, आना ही है। एक क्वेश्चन छोटा आ जाएगा तो बहुत इजीली कर लोगे, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। आगे सर शायद से नहीं डीआरस भी कहते हैं ना एबीसी को, शायद से। ये आदित्य राय कौन है? सर मैं उन्हें आवाज कैसे चेंज हो गई? बोलो क्या कह सर रहे थे? सर एबीसी को डीआरस भी कहते हैं ना शायद से। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो। मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, तुम शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हो। डीआर डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं लाइन की। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो तरह के केस हैं। पहली बात तो लाइंस, अगर सोचो लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो ऑफकोर्स वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो शॉर्टर डिस्टेंस तो जीरो ही हो गई, कोई डिस्टेंस उनके बीच में हुई नहीं। तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि लाइन शुड बी पैरेलल, तभी तो हम उनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं
कि हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो जब हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी तो हम इक्वेशन से पहचान लेंगे कि लाइन किस किस पॉइंट से जा रही है। तो मान लेते हैं पहली लाइन A1 से जा रही है और B वेक्टर के पैरेलल है, दूसरी लाइन A2 से जा रही है और ऑफ कोर्स पैरेलल है तो वो भी B के ही पैरेलल होगी, कुछ इसमें नया वेक्टर नहीं निकालना है। ठीक है, ये पहले तुम्हें लाइन देख के ऑब्जर्व कर लेना है कि वो पैरेलल है या नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो दूसरा केस बनेगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये दिस इज द ओनली केस जहां पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस क्या ये हो जाएगी, ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इस वेक्टर को क्या हम A2 माइनस A1 बोल सकते हैं? ठीक है, यस और ये B वेक्टर है ये वाला, तो ये एंगल अगर इन दोनों के बीच का थीटा है तो ये क्या A2 माइनस A1 साइन थीटा हो गया। तो जो कंपोनेंट किया है ना कॉस थीटा साइन थीटा, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये A2 माइनस A1 साइन थीटा आ गया। A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड, लेंथ की बात हो रही है। लेंथ ही तो हम यहाँ लेंथ तो देख रहे हैं, वेक्टर से तो खास मतलब है नहीं हमें। अब थीटा तो हमें पता नहीं है, बट क्या हम साइन थीटा किसी और मेथड से निकाल सकते हैं? कुछ और सीखा हमने वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम B के यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो देखो यही चीज आ जाएगी क्या, सोचो A2 माइनस A1 का क्रॉस ले लो B कैप से यूनिट वेक्टर से, तो इसका देखो क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1। A क्रॉस B AB साइन थीटा ही होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ B कैप जो कि 1 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, साइन थीटा। अरे तो यही तो चाहिए था हमें। तो अगर हम ये निकाल लें तो बात बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये चीजें पता है, A2 पता है, A1 पता है और B पता है, हमें साइन थीटा पता नहीं है। तो दीज टू आर सेम थिंग्स। यस सर। सर इधर नीचे A2 माइनस A1 कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इवेंचुअली फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज A2 माइनस A1। देखो देखने में लगता है लंबा, है कुछ नहीं, क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B कैप को ऐसे लिख दिया है, B अपॉन मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। हम तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, तो मैंने पूरा समझा दिया है कैसे आया है, किसी को नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला रट लो, वैल्यू डाल लो, आंसर लो सीधे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है यस सर। आपको, आता है ना? यस अभी एक और केस है टू लाइंस का, कि दो लाइंस पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। सो दिस इज ओनली पॉसिबल जब लाइंस अलग अलग प्लेन में हो। जैसे ये दो लाइनें हैं, दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस बट दे आर आल्सो नॉट इंटरसेक्टिंग। ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब वो डिफरेंट प्लेन्स में है। ठीक है, सिद्धांत तुम्हारी नहीं हरकतों मुझे तुम्हारे ये परफॉर्मेंस चल रही है, हर टेस्ट में लोवेस्ट ला रहे हो ना, तो तुम नोट्स बनाने तक के लिए अपने हाथ नहीं चला रहे हो। पूरी क्लास तुम्हें फोटो खींचते हुए दिख रही है क्या? सर क्या पूरी क्लास में फोटो खींचते हुए दिख रही है? यू आर नॉट इम्प्रूविंग, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट्स ही नहीं है। ये क्या एफर्ट, तुम क्लास में बैठ के नोट्स नहीं बना सकते हो? ऐसे तो कोई भी साइट खोलो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, फोटो खींच के रखते रहो। जब हाथ से पेन नहीं चला हुआ तो थोड़ी ना सीख पाओगे कुछ, गधे गधे ही रहोगे। एनीवे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, विच आर नॉट पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। सो दीज लाइंस आर इन डिफरेंट प्लेन्स। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस जो पैरेलल भी नहीं होती हैं और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज दीज आर टू स्क्यू लाइंस। ये आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग प्लेन में है, वो ऊपर कहीं जा रही है, नीचे कहीं जा रही है। ठीक है, अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगेन इन्फॉर्मेशन सेम है, लाइन के इक्वेशन पता है, तो हमें पता है कि भाई ये लाइन A1 पॉइंट से जा रही है और B1 के पैरेलल है। इस बार ये आपस में पैरेलल नहीं है तो अलग वेक्टर आएगा पैरेलल के लिए भी। जो दूसरी लाइन है वो A2 से जा रही है और B2 के पैरेलल है। ठीक है, नाउ थिंक कि हम क्या कर सकते हैं। मैं A2 थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ ताकि फिगर देखने में अच्छा लगे। A2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने पहले किया, अगर हम A1 और A2 को ज्वाइन कर दें तो वी विल गेट अ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। कोई तो डिस्टेंस है, वो शॉर्टेस्ट नहीं है, आई एग्री,
बट है तो डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच की तो डिस्टेंस है ये। Yes, sir. अब बताओ इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना चाहिए? ऐसे डिस्टेंस जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गई, मैं अपनी फिंगर से कर रहा हूँ, फिंगर से डिस्टेंस दिख रही है, आई डोंट नो तुम्हें कितना अच्छा दिख रहा होगा। एक लाइन मेरा ये है, ये लाइन है, एक लाइन ये है, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर है, इस पेन के ये परपेंडिकुलर है और मेरी नीचे वाली फिंगर के ये परपेंडिकुलर है, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। थ्योरेटिकली समझ लो कि भाई A1 और A2 को ज्वाइन किया तो एक डिस्टेंस आ गई, अगर यही डिस्टेंस हमें अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाती तो ये शॉर्टेस्ट हो जाती। एग्रीड? Yes, तो वी आर sir. लुकिंग Yes, फॉर अ sir. डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस के। क्या हमें कुछ ऐसा पता है जो हमें दो वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम B1 क्रॉस B2 निकाल लें, दिस गिव्स अस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। हमें क्या चाहिए? हमें ये जो डिस्टेंस A2 माइनस A1 आई है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। भाई इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आएगा, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। क्या हमें एक वेक्टर का दूसरे में प्रोजेक्शन निकालना आता है? Yes, sir. कैसे? सर वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड इनटू दैट वेक्टर आल्सो। A dot B. हाँ तो वो तो ये आ जाएगा, फिर वो लिख देंगे। बेसिकली अगर हमें A का प्रोजेक्शन B के डायरेक्शन में निकालना है तो A डॉट B कैप निकाल लेते हैं, यस सर। ठीक है। तो अभी हमें A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2, बस B1 क्रॉस B2 डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है, तो B1 क्रॉस B2 के यूनिट वेक्टर से, जस्ट अ सेकेंड, कैमरा ऑफ करो कृति। हाँ, तो A2 माइनस A1 का हम B1 क्रॉस B2 कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। देखो ये क्या लिखा हुआ है, जहां समझो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत नॉर्मल चीज लग रही है। A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन है B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में, ऐसे तो निकलेगा। A2 माइनस A1 का डॉट ले लेंगे B1 क्रॉस B2 के कैप से, क्या वही लिखा हुआ है? Yes, sir. तो दिस यू कैन इमेजिन, आंख बंद करके भी सोच सकते हो कि यार दो लाइंस हैं, उनके दोनों पॉइंट मैंने ज्वाइन किए तो A2 माइनस A1, और इसका मुझे प्रोजेक्शन लेना है दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब B1 क्रॉस B2 कैप से डॉट ले लेते हैं, लिखा हुआ है सामने। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये लेंथ है तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे लास्ट में, और अपॉन में तो था ही B1 क्रॉस B2। क्या ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है? इवेंचुअली यही तो लिखा है, A डॉट B क्रॉस C, यही तो था स्केलर ट्रिपल, यस सर। याद आया? तो ये उससे सॉल्व होता है डिटरमिनेंट से, अगर याद हो तो। A2 माइनस A1 के कंपोनेंट पहली रो में, B1 के कंपोनेंट दूसरी रो में, और B2 के कंपोनेंट तीसरी रो में। याद आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये सब लोग नोट कर लो। इसका कार्टेशियन फॉर्मूला भी होता है, बट आई डोंट रिकमेंड दैट, जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन डू इट विद दिस फॉर्मूला। सर बोलो। ये जो लाइन है हमारी, ये आप इसमें बना सकते हो? इस पे ये जो आपने ये 3 लाइनें जो बनाई हुई है स्क्रू लाइंस के नीचे रिप्रेजेंटेशन, कौन है स्क्रू लाइंस के नीचे? अरे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कहाँ पे बन रही है, मतलब क्या हो रहा है? ये पकड़ो, तुम जैसे पकड़े तभी पकड़ो, अभी तुम पे, हाँ। क्या ये जो तुम हाथ में दोनों लाइनें पकड़े हो, क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं क्या एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं। तो इन्हीं को स्क्रू लाइंस बोलते हैं, जो पैरेलल भी ना हो, इंटरसेक्ट भी ना हो, क्योंकि अलग अलग प्लेन्स में है, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। तो तुम खुद हाथ में लिए हो, यही इमेजिनेशन है। दिस कैन बी टू लाइन। आपने अभी ये वाली लाइन निकाली है ना, ये वाली? हाँ, मैंने वो लाइन निकाली जो दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ ठीक है। चलो वेरी नाइस। सिद्धांत देखो कितना पूछता रहता, तुम लोग सब ऐसे बैठे बैठे। आई होप कुछ लोगों को और क्लैरिटी आई होगी उसके क्वेश्चन से।
लिख लिया? यप। Yes, sir. ओके, आगे आते हैं हम इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पे। तो लाइन की 2 तरह की इक्वेशंस थी, प्लेन की 3 तरह की इक्वेशन है। पहली इक्वेशन प्लेन की, जब प्लेन पर हमें एक पॉइंट दिया होगा और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई प्लेन है, उस पे कोई एक पॉइंट है ए और उसके डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ऐसे रफ फिगर बना रहा हूँ, दिस इज ओरिजिन, ये डी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी गिवन बाय r डॉट a कैप इज इक्वल टू d। तो बोल देगा यही थी ना इक्वेशन। सर नॉर्मल लेते अरे हैं। नॉर्मल दिया होता था, ठीक ठीक ठीक, सॉरी। नॉर्मल और डिस्टेंस दी होती थी ना। यस सर, बस वो ए की जगह नॉर्मल था। ठीक 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 ठीक, सॉरी, फिर से नोट कर लेना कि इस बार में गिवन क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल गिवन होगा एंड प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होगी, ठीक है। प्लेन का नॉर्मल समझते हैं सब लोग, प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल का पूरा वेक्टर भी हो सकता है या यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, और मान लो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है d। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। सिंपल से इक्वेशन। अगर ये n यूनिट वेक्टर नहीं होता तब भी हम इक्वेशन लिख देते हैं r डॉट n इज इक्वल टू d। इन दोनों केस में मेजर डिफरेंस क्या है, किसी को याद है? दोनों ही इक्वेशन ऑफ प्लेन है, दोनों ही वैलिड है, बस फर्क ये है कि इसमें यूनिट वेक्टर दिया था, यूनिट वेक्टर के लिए इसमें वेक्टर दिया था नॉर्मल, ये यूनिट वेक्टर नहीं था। तो फर्क क्या पड़ा? सर वो मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका। वो तो सबको पता ही है, बट और क्या फर्क पड़ा? क्या कहते हैं सर, उसमें वो डायरेक्शन को साइन से करेंगे और उसमें रेशियो से, मतलब जब n कैप होता है तो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो दिस इज नॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछ ली गई है तो हमें ध्यान रखना है कि r डॉट n कैप लिखा हुआ है। अगर n कैप नहीं है तो पहले n कैप बनाएंगे, फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करेंगे। मान लो किसी प्लेन की इक्वेशन लिख रखी है r डॉट i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 10। जल्दी जल्दी में क्या लगेगा, अच्छा r डॉट n इज इक्वल टू d, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 10 हो गई। गलत हो गया ये। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये तब होगी जब ये n कैप होगा। क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्या यूनिट नो वेक्टर है? सर। नहीं है, तो यूनिट बना लेते हैं, रूट 3 से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये r डॉट n कैप बन गया, ये n कैप हो गया, तो ये यस d सर। हो चुका है। सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज 10 अपॉन रूट 3। समझ गए बात? तो अगर उल्टा क्वेश्चन होगा तो गलती नहीं करना, ध्यान रखना कि n कैप होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो n दिया हुआ n कैप। बड़ा डी क्या है? क्या? व्हाट इसमें ये बिग डी क्या है? बस एक मल्टीपल हो जाएगा ना, कोई किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ अच्छा, ये ऊपर वाले का ही और वो है। कोई मल्टीपल है, इनटू समथिंग होगा या बाय समथिंग होगा, ओके, ठीक है। यस सर, क्लियर। दूसरा फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, लिख लिया सबने, पहला फॉर्म r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। अच्छा, इसी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? दैट इज lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू, आई डोंट नो बुक में क्या है, d है कुछ और लिखा है, जो भी है नंबर ही है, यही है सर। ये ठीक है। और अगर नीचे वाला कहेंगे तो उसको ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। दोनों में अगेन सेम बात है कि तुम्हें दिख रहा है कि यूनिट वेक्टर अगर लिखे हुए हैं तो राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। क्लियर? हाँ अच्छा सर, जो पिछली बार एक मिनट, इसमें देखो उल्टा ऑब्जर्व भी करना है। अगर इस तरह से इक्वेशन गिवन है हमें तो हम ये देख के तुरंत बता देंगे कि प्लेन का नॉर्मल क्या है। भाई अगर इक्वेशन ऑफ ऐसे लिखे हुए 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 10, तो क्या हम बता सकते हैं इस प्लेन का नॉर्मल क्या है? यही तो नॉर्मल था। तो यस सर। 2 3 माइनस 1 आर द नॉर्मल टू द प्लेन। तो दोनों साइड से समझने की कोशिश करो, ये नहीं कि सिर्फ हम इक्वेशन लिखना जानते हैं, इक्वेशन लिखी हो तो उसको पढ़ना भी जानते हो। पूछो सेटअप।
पिछले वाले का आपने कार्टेशियन समझने से मना किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मूला है, मतलब बात वही होती है, अननेसेसरी फॉर्मूला क्यों याद करना जब उसकी जरूरत नहीं पड़नी है। वो इक्वेशन का फॉर्म नहीं था इसलिए करना क्या, वो सिर्फ एक फॉर्मूला था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं मतलब ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि कार्टेशियन वे में करके दिखाओ। इक्वेशन लिखने को आ सकती है, बट वो इक्वेशन वाला वो इक्वेशन नहीं थी जो मैंने मना किया लिखने को। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है दैट इज जहां हमें प्लेन पर एक पॉइंट गिवन होता है और उसका नॉर्मल गिवन होता है। तो प्लेन पे एक पॉइंट गिवन है ए और नॉर्मल गिवन है एन, आई थिंक कैपिटल है बुक में। कैपिटल। ठीक है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाती है आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि आर ये वेरिएबल है, आर में हमें कोई वैल्यू नहीं डालनी है। एन गिवन होगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, ए में वैल्यू आ जाएगी, एन में वैल्यू आ जाएगी। जैसे इक्वेशन बनाने में एक्स वाई जेड चाहिए होता है, जनरली हम एक्स वाई में इक्वेशन बनाते हैं ना, जो हमने 9th-10th में इक्वेशन बनाई, तो एक्स वाई तो रहता ही है, ऐसे ही आर रहेगा जब हम इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये भी, इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। देखो यहाँ से ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन, क्या ये नंबर्स ही हैं, अल्टीमेटली ऐड होके कांस्टेंट बन जाएंगे, उसको मैंने डी लिख दिया है। तो दोनों एक ही तरह की बातें हैं। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से सब लोग, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। इससे इजी क्या मिलेगा। लिख लिया। यस सर। जो तीसरा फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, दैट इज कि प्लेन पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं, देन हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। तो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ए बी सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 वेक्टर निकाल लिए। देखो b माइनस ए और c माइनस वेक्टर निकाल लिया, क्या ये वेक्टर प्लेन पर ही होगा, यस सर। दोनों वेक्टर प्लेन पे होंगे। अच्छा, इनका क्रॉस कर देंगे तो क्या हमें एक वेक्टर मिल गया जो इनका नॉर्मल है। यस सर। यस सर। अगर हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा विच विल बी नॉर्मल टू द प्लेन। तो देखो क्या है, पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया। अब हमें नॉर्मल भी पता है और एक पॉइंट पता है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ए यूजुअली लेते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। पिछले जैसा क्वेश्चन ही बन गया ये। यस यस सर। सर। ठीक है, अच्छा पिछले में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे दोनों को एक साइड लिख देंगे तो इसको r माइनस ए डॉट एन 0 लिख दें, एक ही बात है। देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नीचे लिखा है वो बन जाएगा। यस सर। इस साइड ले आए और एक कॉमन लेके लिख दिया। ऐसे देखो यहाँ पर r माइनस ए लिख लिया, एक पॉइंट गिवन था और नॉर्मल गिवन था, तो इसका डॉट नॉर्मल से नॉर्मल क्या है, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। देखो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिर्फ रटना ना पड़े, यू कैन गो विद द प्रोसेस इजिली कि हाँ भाई यही तो सीखा था, नॉर्मल निकालना था तो b माइनस ए क्रॉस ए माइनस ए नॉर्मल निकालिए, नॉर्मली तो लिखा हुआ है और ये बिल्कुल पिछला वाला फॉर्म है, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये फिर से तुम्हें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखने लगा, ये a यस सर। डॉट b क्रॉस c इज वेक्टर ट्रिपल, जो कि सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो गई, x माइनस एक्स वन, आर माइनस ये क्या होगा, r की जगह एक्स वाई जेड आ गया, एक्स आई वाई जे और z के, a की जगह एक्स वन वाई वन जेड वन और b की जगह एक्स टू वाई टू जेड टू और c की जगह एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। तो सारे कॉम्पोनेंट ही लिख रहा हूँ मैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में यही इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और z2 माइनस z3 माइनस z1।
ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, और कुछ टॉपिक रह गया इसमें? थक गया हूँ बोलते बोलते लगातार। आई थिंक वो रह गया ना, डिस्टेंस और मिरर वगैरह। चलो हम वो थ्योरी पार्ट में आप कल बता दूंगा। अभी कुछ क्वेश्चन तुम लोग कर लो। आई गेस शुरू में तो वो क्वेश्चन होंगे नहीं, तो अभी शॉर्ट आंसर स्टार्ट करो तुम लोग। यू कैन डू 1 2 3 4 1 2 3 4 कर लो अभी। चलो, किसी को डाउट है 1 2 4 में कुछ? नो सर। किसी को भी? सर एक बार थर्ड वाला बताओगे आप? थर्ड कह रहा शो दैट्स द लाइन इंटरसेक्ट। अच्छा बताओ तुम लोगों ने कैसे किया, जिनको डाउट नहीं है? सर वो सर, लैम्डा को लेट करके। और सर दोनों इक्वेशन को दो वेरिएबल से लेट कर लिया, उससे लैम्डा और एक। ठीक है, ठीक। मुझे दिख नहीं रहा कि बीच में प्लस है माइनस, बोल देना कोई क्वेश्चन। x minus 1/2 is equal to y minus 2/3 is equal to z minus 3/4। दूसरा और दिख सर रहा है मत बोलो, दिख रहा कोई बात। x minus 4/5 y minus 1/2 and z। अभी देखो कह रहा है कि शो दैट दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कोई पॉइंट कॉमन होगा इनका, है यस ना? सर। अभी देखो इन तीनों को हम किसी लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं और इसको किसी म्यू के इक्वल मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, एक एक करके इक्वालिटी सेट करेंगे। मान लो पहले वाले को कंपेयर किया लैम्डा से, तो हम बोल सकते हैं कि यार एनी पॉइंट इन द फर्स्ट लाइन x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज 2 लैम्डा प्लस 1। लोग समझ पा रहे हो? x माइनस 1/2 को लैम्डा लिखा तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही y को हम 3 लैम्डा प्लस 2 लिख सकते हैं, और ऐसे ही z को 4 लैम्डा प्लस 3। ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। तीनों को लैम्डा के इक्वल लिख दिया तो कह रहे हैं कि यार x हमेशा 2 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म का ही होगा। लैम्डा कोई नंबर होगा, कोई फिक्स नंबर है। ऐसे ही दूसरी लाइन में हर एक पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, कंपेयर कर रहे हैं 1 बाई 1। y इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू म्यू। अगर कोई पॉइंट दोनों में कॉमन है तो कहीं ना कहीं तो इक्वल आएंगे। वो पॉइंट दोनों में सेम है, दोनों का x सेम होगा, y सेम होगा और z सेम होगा कॉमन पॉइंट पे। तो इंटरसेक्शन अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे 2 लैम्डा प्लस 1 5 म्यू प्लस 4 के इक्वल होगा। 3 लैम्डा प्लस 2 2 म्यू प्लस 1 के इक्वल होगा, और 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू के इक्वल होगा। समझ गए बात? अगर है कोई कॉमन, अगर नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, म्यू को 4 लैम्डा प्लस 3 डाल देते हैं इस सेकंड इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू को डाल दिया 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस 1, यहाँ से आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 6 प्लस 1 7 आ गया। यहाँ से 5 लैम्डा इज इक्वल टू -5 आ गया, और लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, लास्ट वाले में डाल देता हूँ तो म्यू की वैल्यू भी -1 ही आ जाएगी। अब चेक कर लो कि लैम्डा -1 और म्यू -1 के लिए क्या ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं? लैम्डा -1 डालेंगे तो -1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, हो रहे हैं। -1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ हो रहे हैं, तीनों हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हाँ, किसी पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं वैल्यू डाल के देख लो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, y भी -1 और z भी -1। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आ गया प्रोसेस समझ में? यस। ठीक है, चलो होमवर्क में कोई क्वेश्चन वगैरह थ्योरी सब लोग बुक से अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, मैंने जो आज बताया है, अगर नोट्स बनाया तो नोट से पढ़ लेना, अदरवाइज बुक से पढ़ लेना। ठीक है सर हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। ओके
कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए सच दैट OA इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू OX। तो मतलब x एक्सिस से उसका एंगल दे रखा है, ये तो डायरेक्शन कोसाइन वगैरह होते थे, याद है? अल्फा इज इक्वल टू 60 दे रखा है, इसका ये मतलब है अच्छा किसी हाँ। वेक्टर का x एक्सिस से एंगल, हाँ और 45 टू OY मतलब y एक्सिस से 45 है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10। नाउ ये OZOY ये ZY एक्सिस है। OY y एक्सिस होगी ना, O ओरिजिन और y, तो OY y एक्सिस कोई तो, मैंने कुछ और ही लेके चल दिया। अच्छा ठीक है। हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, क्या यहाँ से गामा आ जाएगा तीसरा एंगल? हाँ हाँ सर क्लियर। फिर तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। और सर जो आप जो नोट्स बोल रहे हो वो आपने क्या कोई PDF बना रखी है? नहीं, जो भी क्लास में तुमने लिखे होंगे जिसके तुम फोटो खींच रहे थे, लिख नहीं रहे थे। अच्छा वो ठीक है। हाँ तो थैंक यू सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर।